हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के पोर्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका सिलेबस है उसमें 25 नंबर की आपकी साइंस आने वाली है। तो हम आपके साइंस के पोर्शन को पहले टॉपिक वाइज टॉपिक उसके थ्योरी कराएंगे, फिर थ्योरी करने के बाद उससे जो भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनको हम देखेंगे, और फिर प्रश्नों के बाद उसमें जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू रहे होंगे उनको हम देखते चलेंगे। तो ऐसा करके आपका हर एक टॉपिक काफ़ी डिटेल में कवर होता जाएगा। साथ ही ऐसे करते करते हम पूरे सिलेबस को, पूरे आपके साइंस के सिलेबस को आपके एग्ज़ाम तक कंप्लीट कर लेंगे। और साथ ही लास्ट में हम कुछ मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आज हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं, जो कि फिजिक्स का एक टॉपिक है, नाम है बल या फिर फोर्स। तो देखते हैं फोर्स क्या होता है। तो बल एक बाह्य कारक है, मतलब बल एक्सटर्नली लगाया जाता है, तो बल को हम बाह्य कारक मानेंगे, यह एक्सटर्नल फैक्टर होता है। बल एक प्रकार का एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो किसी वस्तु की गत्यावस्था यानी उसकी गति, ये किसी वस्तु की गति की अवस्था, विराम की अवस्था यानी रेस्ट, विराम की अवस्था, गति की दिशा में वस्तु के आकार व आकृति को परिवर्तित कर सकता है, यानी बल क्या है? बल एक एक्सटर्नल फैक्टर है, बाह्य कारक है, जो किसी भी वस्तु की गति की अवस्था को, यानी वस्तु जो मोशन कर रही है उसकी अवस्था को, विराम की अवस्था को, गति की दिशा को, जिस दिशा में जा रही है उस दिशा को, वस्तु के आकार को और वस्तु की आकृति को, शेप और साइज को परिवर्तित कर सकता है, यानी चेंज कर सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं? बल कहते हैं। इस ब्रह्मांड में जितने भी बल हैं उन्हें 4 वर्गों में यानी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला है नाभिकीय बल। अब नाभिकीय बल क्या होता है? तो यह ब्रह्मांड का सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है। यह ब्रह्मांड का सबसे स्ट्रांग फोर्स है। यह ब्रह्मांड का सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है। यह बल बहुत ही कम दूरी पर लगता है, यानी शॉर्ट लेंथ पे लगता है, बहुत कम दूरी पर लगता है। इसी के कारण प्रोटॉन धन आवेशित होने पर भी एक साथ मिलते हैं। ये जो बल है नाभिकीय बल, इसके कारण प्रोटॉन धनावेशित होने पर भी एक साथ मिलते हैं। तो नाभिकीय बल क्या होता है? यह ब्रह्मांड का सबसे स्ट्रांग फोर्स है, बहुत कम दूरी पर लगता है, और इसके कारण ही प्रोटॉन जो धनावेशित होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज होने पर भी एक साथ मिलते हैं। दूसरा बल कौन सा हो गया? चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स। ये क्या होता है? यह दूसरा सबसे स्ट्रांग फोर्स माना जाता है। ब्रह्मांड का दूसरा सबसे स्ट्रांग फोर्स माना जाता है।
यह केवल जो चुंबक है यानी मैग्नेट है एवं आवेश जैसी विशेष संरचनाओं में लगता है, यानी सब पे नहीं लगता। चुंबकीय बल है यह सिर्फ मैग्नेट यानी चुंबक और जो आवेश होता है यानी चार्ज होता है, इनमें ही मैग्नेट में और चार्ज में इनमें ही ये मैग्नेटिक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ये एक मिडिल रेंज पे लगता है, ना बहुत कम दूरी पे ना बहुत ज़्यादा दूरी पे, ये मध्यम दूरी पर काम करता है, मध्यम दूरी पर। अगला जो फोर्स है यह वांडर वाल फोर्स है। ये पूरी दुनिया का तीसरा सबसे प्रबलतम बल है, तीसरा सबसे स्ट्रांग फोर्स है। या फिर इसको हम दूसरा सबसे कमज़ोर भी बोल सकते हैं, दूसरा सबसे कमज़ोर, कमज़ोर यानी वीक फोर्स होता है। यह सभी वस्तुओं के बीच में लगता है। जैसे जो चुंबकीय बल था यानी मैग्नेटिक फोर्स था वह केवल चुंबक या फिर आवेश जैसी जो चार्जेबल चीज़ होती हैं उन विशेष संरचनाओं पे लगता था, है ना। पर ये जो वांडर वाल्स है ये सभी वस्तुओं में लगता है, सभी वस्तुओं में लगता है और ये बहुत कम दूरी पे लगता है, ये बहुत कम दूरी पे लगता है। जो वायुमंडल में बहुत सारी एटमॉस्फेयर में जो भिन्न भिन्न गैसें हैं ना, बहुत सारी डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं, वो इसी बल के कारण ही आपस में जुड़ी होती हैं। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी जो गैसें हैं इसी बल के कारण आपस में जुड़ी होती हैं। अब इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी बल, अगर वो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, नाभिकीय बल नहीं है यानी न्यूक्लियर फोर्स नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, वो किस में आ जाता है, वो वांडर वाल बल्स में आ जाता है, वो वांडर वाल फोर्स में आ जाता है। वांडर वाल फोर्स कोई एक बल ना होकर ये कई बलों का समूह होता है। वांडर वाल फोर्स में कौन कौन से फोर्स आ जाते हैं, ये जो कई सारे बल हैं उनका समूह होता है। अब इसमें घर्षण बल भी आ जाता है। अब इसमें क्या क्या आता है, घर्षण बल भी इसी में आ गया, घर्षण बल इसी में आ गया। दूसरा अभिकेंद्रीय बल जो केंद्र की ओर लगता है, अभिकेंद्रीय बल। तीसरा हो गया अपकेंद्रीय बल। चौथा हो गया ससंजक बल। कोहेसिव फोर्स। और पांचवा हो गया एडहेसिव फोर्स यानी असंजक बल। यानी जो वांडर वाल फोर्स होता है ये कई सारे बलों का समूह होता है। कौन कौन से, घर्षण बल हो गया, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, ससंजक बल और असंजक बल, ये सारे बलों का समूह होता है कौन, वांडर वाल बल। अगला है गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे महत्वपूर्ण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, तो दो पिंडों यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला बल, दो ऑब्जेक्ट के बीच, चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके
द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती एवं उनकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गई डेफिनेशन गुरुत्वाकर्षण बल की, कि दो ऑब्जेक्ट के बीच जो बल लगता है वो उनके द्रव्यमान यानी उनके मास के गुणनफल के समानुपाती प्रोपोर्शनल होता है और उनकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू फोर्स प्रोपोर्शनल m1 m2, यानी जो बल है वो इनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती पर इनके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के नहीं, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा, दूरी को हम d भी लिख सकते हैं, जो दूरी है उसको हम d भी लिख सकते हैं, d²। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल m1 m2 यानी दोनों मास हो गए और अपॉन में क्या हो गया? d² डिस्टेंस हो गया। या लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल g m1 इंटू m2 अपॉन d², जहाँ पे g क्या हो जाएगा? ये गुरुत्वाकर्षण बल को दर्शाता है या फिर इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहा जाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यह सबसे कमजोर बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर यानी वीक फोर्स होता है, सबसे कमजोर फोर्स या फिर बल होता है। इसकी दूरी कैसी होती है? जो वंडर वॉल है वो कम दूरी पे लगता था, नाभिकीय बल ये भी कम दूरी पर, बल बहुत ही कम दूरी पर लगता था, पर जो चुंबकीय बल था वो मध्यम दूरी पर लगता था। पर ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है यह अनंत दूरी पर भी लग सकता है, अनंत दूरी पर लगता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल के प्रयोग क्या हैं, अनुप्रयोग क्या हैं? अनुप्रयोग हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसी के कारण ही ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिरती है, ऊपर से कोई वस्तु जो नीचे गिरती है वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही गिरती है। गुरुत्वाकर्षण जो बल है इसी के कारण पृथ्वी में हम जो बंधे हैं, पृथ्वी पे रह रहे हैं, ये भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पर सीधा खड़ा हो पाते हैं, पृथ्वी पर सीधा खड़ा हो पाते हैं। और क्या हो जाएगा? इसी बल के कारण ही चंद्रमा में जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा करती है, चंद्रमा का पृथ्वी की परिक्रमा करना। या ना गुरुत्वाकर्षण जो बल है बहुत उपयोगी है। ऊपर से कोई वस्तु अगर नीचे आ रही है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आ रही, पृथ्वी पर अगर हम सीधा खड़ा हो पा रहे हैं वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है, और चंद्रमा का पृथ्वी की परिक्रमा करना ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होता है। जैसे हम पृथ्वी पर तो सीधा खड़ा हो पाते हैं, पर क्या हम अंतरिक्ष में सीधा खड़ा हो पाते हैं? नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एब्सेंट होता है।
जो अन्य ग्रह हैं एवं उपग्रह हैं अंतरिक्ष में, ये भी जो चक्कर लगाते रहते हैं वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही चक्कर लगाते रहते हैं। अगला टॉपिक क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? पृथ्वी जिस बल के द्वारा दूसरे पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करती है उस बल को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। यानी पृथ्वी जिस दूसरे ऑब्जेक्ट को, पृथ्वी दूसरे पिंड या ऑब्जेक्ट को जिस बल के द्वारा अपनी ओर खींचती है या आकर्षित करती है उसे ही गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। उसे ही गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसको स्मॉल जी से डिफाइन करते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण बल जो नियतांक था उसको कैपिटल जी से डिनोट करते थे, इसको गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। स्मॉल जी के द्वारा दर्शाया जाता है इसको। जो स्मॉल जी का यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान है ये विभिन्न स्थानों पर यानी जगह के अकॉर्डिंग, स्थान के अकॉर्डिंग ये बदलता रहता है। स्मॉल जी का मान बदलता रहता है। जैसे पृथ्वी पर जी का मान कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहाँ है? पृथ्वी पर है जी का मान। अब देखते हैं जी का मान जो भिन्न भिन्न स्थान है कहाँ पे कितना होता है। तो पृथ्वी का जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर कितना होगा? जी का मान 0 होता है। 0 यानी 0 होता है। अब पृथ्वी के केंद्र से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान बढ़ता है। अगर हम पृथ्वी के केंद्र पर हैं तो वहाँ पे जी का मान 0 होगा। पृथ्वी के केंद्र से हम ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो जी का मान बढ़ेगा। अगर पृथ्वी की सतह पर है तो यहाँ पे जी का मान अधिक होता है। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिक होता है। अब पृथ्वी की सतह पर ध्रुवों पर अगर देखा जाए, ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है। अब पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान कम होता है। अभी हमने देखा था केंद्र से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान बढ़ता है। अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाते हैं, पृथ्वी की सतह से ऊपर या फिर नीचे जाते हैं तो जी का मान कम हो जाता है। तो आज हमने क्या क्या देखा है, एक आध चीज और देख लेते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान गिरने वाले पिंडों पर निर्भर नहीं करता है। जो गुरुत्वीय त्वरण है ये गिरने वाले पिंडों पर निर्भर नहीं करता।
गुरुत्वीय त्वरण का मान गिरने वाले पिंडों पर निर्भर नहीं करता है। अब ये कैसे निर्भर कैसे नहीं करता? क्योंकि अगर हम अलग अलग द्रव्यमान के, मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है वो भारी है और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है वो हल्का है, अलग अलग द्रव्यमान के अगर पिंडों को हम समान ऊंचाई से छोड़ते हैं तो वो दोनों एक साथ गिरेंगे। द्रव्यमान अगर अलग अलग भी है, उनको हम अगर समान ऊंचाई से छोड़ते हैं तो एक साथ गिरेंगे। हाँ, पर वहाँ पे जो वातावरण है वो निर्वात का होना चाहिए, यानी वहाँ पे कोई गैस या हवा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए निर्वात में। अगर हवा अगर हवा प्रेजेंट है तो जो हल्की वस्तु है उसको हवा मतलब ऊपर की तरफ धकेलेगी, हवा भी अपोजिट फोर्स लगाएगी। तो जो हल्की वस्तु है वो लेट गिरेगी और जो भारी वस्तु है वो पहले गिरेगी। पर अगर वहाँ पे निर्वात का है, एटमॉस्फेयर निर्वात है, यानी वहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, तो फिर वहाँ पे अगर अलग अलग द्रव्यमान की भी वस्तु हैं तो वो समान ऊंचाई पे गिराने से एक साथ जमीन पे गिरेंगे या एक साथ नीचे गिरेंगे। यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान गिरने वाले पिंडों पर निर्भर नहीं करती। गिरने वाले पिंडों पर निर्भर कैसे नहीं करती? कि मतलब उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने बल देख लिया कि फोर्स होता क्या है, फिर फोर्स को 4 वर्गों में बांटा गया है। हमने नाभिकीय बल देख लिया, चुंबकीय बल देख लिया, वांडर वॉल फोर्स है वो बल देख लिया, और गुरुत्वीय बल देख लिया, गुरुत्वाकर्षण बल देख लिया, और साथ में गुरुत्वीय त्वरण के बारे में देख लिया। गुरुत्वीय त्वरण में जी का मान कहाँ पे कितना होता है ये भी हमने अच्छे खासे डिटेल से देख लिया। हम अब इसके आगे कुछ जैसे द्रव्यमान है, भार है, घर्षण बल है, इन सबको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम इससे रिलेटेड कुछ संभावित प्रश्न लाएंगे, और साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी PYQ होंगे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे होंगे आपके रेलवे के एग्जाम में या किसी भी अदर वनडे एग्जाम में, तो उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी साइंस की तैयारी काफ़ी अच्छी से काफ़ी बेहतर हो सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।